कि आज के कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पूरा करने के साथ मैं देख रहा हूँ आपके यही डहर में आज विभिन्न शिलान्यास और उद्घाटन के जो है वो 126 करोड़ सिर्फ डहर के इलाके में ही खर्च किया जा रहा है। अगर मैं निहरी से होकर के सारी इस राशि को जोड़ूं, मैंने किसी को लगा रखा था अपने विभाग के सभी लोगों को, तो ये राशि कुल मिलाकर के 300 करोड़ रुपए बढ़ती है पिछले कल से अभी तक। बहुत सारे लोगों को शायद कम लग रही है, इसलिए ताली नहीं बजाई। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ गर्मी का भी प्रकोप है, गर्मी में सुस्ती पड़ जाती है। ताली बजाने का इसलिए भी मैं आग्रह कर रहा हूं, थोड़ा जो पड़ोस में कोई सो भी गया हो तो उसको जगाने का भी मदद हो जाएगी, उसको जगाने में भी मदद हो जाएगी। और ताली बजाने के लिए इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कोरोना ही मर जाए, तब तो जोर से बजाएंगे। सब इससे छुटकारा चाहते हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जाता हूं, लेकिन आज तक ऐसा वाक्य नहीं हो पाया कि एक दिन के कार्यकाल में एक दिन के ही अवसर पर 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी आज से पहले कभी नहीं। और मैं ये भी देख रहा था, मैं आज सुबह पत्रकारों से भी हमारा सुंदरनगर में बैठना, अब उनके साथ भी बातचीत करते करते कुछ बातों का जिक्र किया हमने। और सुंदरनगर में जब हमने पत्रकार वार्ता की तो वहां पर भी इस बात को हम देख रहे थे कि पिछले 4 दिनों से मैं यहाँ मंडी जिले के टूर पर हूँ। करसोग विधानसभा सिराज विधानसभा क्षेत्र में 24 तारीख को गया था, 25 को मैं द्रंग विधानसभा गया था, 27 तारीख को फिर लाहौल स्पीति के टूर पे था, वहां जाना नहीं हुआ था, वर्चुअल में कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद करसोग, उसके बाद नाचन, उसके बाद सुंदरनगर। तो ये देख रहा था पिछले 5 दिनों के अंदर ही कुल मिलाकर के 880 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न। और उद्घाटन और शिलान्यास तभी हो सकते हैं जब जमीन पर काम हो रहा हो, सिर्फ भाषणों की बात नहीं। कई हमारे मित्र इन बातों का जिक्र करने की कोशिश करते रहते हैं कि जयराम जो है वो विकास नहीं कर रहे, और कई बार तो यहां तक कहने की बात करते हैं कि वो क्षेत्र विशेष तक ही है। मैं उन मित्र को कहना चाहता हूं मैं, एक मंडी जिला का ही एक बड़ा नेता है, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, और यहाँ कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान में विपक्ष के नेता है, मैं उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं, वो भी बोलते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पिछले 5 दिनों में 5 विधानसभा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। इसका संदेश क्या जाता है? इसका संदेश यही है कि हिमाचल प्रदेश में हर एक विधानसभा क्षेत्र में विकास हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। हाँ, आपके बीच में आने का वक्त नहीं मिला, वक्त तो था, लेकिन वक्त सारा वो कोरोना ने ले लिया। इच्छा थी आने की, इच्छा थी मिलने की, इच्छा थी सुनने की, इच्छा थी देखने की, इच्छा थी बात करने की,
लेकिन उसके बावजूद इस कोविड के संकट में ये संभव नहीं हो पाया। अभी जब वो कुछ मामलों में कमी आई है तो हम निकले, न मालूम कब तक ये हालात ऐसे रहेंगे। आने वाले समय में शोर ये भी पड़ रहा है कि तीसरी वेव भी आने वाली है। वेव चाहे कितनी भी आए, मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हमने हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े संकट के बावजूद भी काम को कहीं भी रुकने नहीं दिया। कोविड के चलते हुए भी हमने हिमाचल प्रदेश में भले ही हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए, लेकिन हमने वर्चुअल कार्यक्रम यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 42 विधानसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य किए। क्योंकि हमारी प्राथमिकता कि हर क्षेत्र में विकास हो। कोरोना की वजह से हम प्रभावित हुए, आने जाने में कठिनाई हुई, मिलने में कठिनाई हुई, बात सुनने में कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है कि कहीं भी किसी वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। अगर कोई योजना बन करके तैयार है उसका हमने उद्घाटन किया है। अगर किसी योजना को शुरू करने की बात है उसके लिए पैसे दे करके उसकी शुरुआत की, उसका शिला पूजन, उसका शिलान्यास करके जो है काम की शुरुआत की। आज मुझे इस बात की खुशी है कि डहर के इलाके में लगभग 3 करोड़ की लागत से आपका CSC का भवन बन करके तैयार हुआ। इसमें भले ही जिस तरह से यहाँ पर राकेश जी कह रहे थे, बातें कोई कहता होगा, लेकिन सही मायने में जमीन पर खड़ा करने का वक्त जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान का रहा। हमने पैसा दिया और इसको पूरा बना करके तैयार किया। आज हमने लोगों को समर्पित किया। और वो तो हमारे ऐसे मित्र थे, कुछ ऐसे मित्र थे जब वोट का दौर आता था, जब जाने की शहनाई बज जाती थी, उस वक्त जो है वो पत्थर रखते थे, शिलान्यास करते थे, उस वक्त दौरा करते थे। और उस वक्त ही घोषणा करते थे। आप कल्पना करिए कितने डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में जाते जाते खोलने की घोषणा करके लगभग 60 डिग्री कॉलेज, और 60 डिग्री कॉलेज में बजट का प्रावधान कितना किया? 1-1 लाख। डहर भी उसमें से है। यहां पर भी 1 लाख रुपए देकर के आपको कहा गया कि भाई लो जी, आपको भी कॉलेज दे। और हमने उसके लिए बजट प्रावधान किया। बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ उसके काम की शुरुआत। हाँ, FCA का क्लियरेंस उसके लिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, यहां की बात नहीं, कहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की। सिर्फ राजनीतिक मकसद से, राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव के नजदीक आकर के घोषणा करके लोगों को गुमराह करना और उसके बाद सत्ता हासिल करने का प्रयास करना। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरी ऐसी तैसी करने के लिए 2-2 डिग्री कॉलेज दिए, लेकिन दोनों जगह जहां डिग्री कॉलेज दिए, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली और बड़ी थोड़ में बढ़त। लोग इनसे वाकिफ हो गए भैया क्या करना चाहते। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद हमने पहले दिन से काम की शुरुआत की, और उस काम की शुरुआत का परिणाम यह रहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने लोकसभा के चुनाव से पहले 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में जब लोगों से सहयोग मांगा लोकसभा के चुनाव के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी को 2019 में फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने आगे बढ़कर के सहयोग दिया। लोगों ने चट्टान की तरह खड़े होकर के साथ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल की 4 सीटें लोकसभा की जीते, और 4 सीटें जीतने के साथ साथ में जो आज से पहले किसी सरकार में नहीं हो पाया था, न कांग्रेस की न भाजपा की,
68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना। फिर भी उसके बावजूद इनको बोलते कुछ नहीं हो रहा। 68 की 68 सीटों पर हार हुई, जोरदार हार हुई, तक फिर भी उसके बावजूद भी तसल्ली नहीं। उसके बाद उपचुनाव आए 2, जहां से हमारे सांसद चुने गए, वहां पर वो सीटें खाली हो गई। वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए धर्मशाला और पच्छाद में। उछल उछल करके कांग्रेस के नेता कहने लगे कि अब जयराम को पता लगेगा, लोकसभा के चुनाव तो मोदी जी के नाम पर हो लिए। हमने कहा पता लगना चाहिए भी, जयराम को पता लगना ही चाहिए। चुनाव का परिणाम आया, हम धर्मशाला भी जीते और पच्छाद का चुनाव भी जीते, दोनों के दोनों। अभी दिसंबर में पंचायत के चुनाव आए तो पंचायत के चुनाव में कहने लगे कि बिल्कुल एक साइड होगा, एक तरफा होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भाजपा हारेगी, यही कहते रहे। परिणाम आपके सामने आया। हिमाचल प्रदेश में 75% से ज्यादा पंचायत के प्रधान भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए। नगर परिषदें, नगर पंचायतें और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। एक आधी जगह इनकी जीत हुई तो उस पर उछल रही। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा बड़ा पैरामीटर जिसको बोल सकते हैं, मापदंड किसी सरकार की लोकप्रियता का यही चुनाव होता है। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमको हर मापदंड पर आपने जो है सहयोग दिया है और जीत हासिल करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। परिस्थिति अलग तरह की है। बाकी मुख्यमंत्री जितने भी हिमाचल प्रदेश में रहे, सबको एक अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिला। अच्छे माहौल का मतलब मेरा कि सहज और जहां सामान्य परिस्थितियों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहां हम पिछले 1.5 वर्ष से ज्यादा कोविड के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में जो है हर जगह परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं। वो लोग सौभाग्यशाली रहे जिनके दौर में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये ऐसा दौर नहीं है। शायद भगवान ने ऐसा लगता कि हमारी ही परीक्षा लेनी थी। लेकिन फिर भी मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनने इस परीक्षा में भी सहयोग दिया, मदद की, चट्टान की तरह खड़े हुए। जहां भी जो भी सरकार कर रही है वो बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और इसी कारण से पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश कोविड मैनेजमेंट में वन ऑफ द बेस्ट स्टेट रही है, जहां बेहतर ढंग से कोरोना का सारा ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, संकट बड़ा था, परेशानी सबको, लेकिन ये भी बात समझनी पड़ेगी, ये कोई आदमी का बनाया हुआ संकट नहीं था। ये जयराम को बनाया हुआ संकट नहीं था। पूरी दुनिया इस दौर में से गुजर रही है, देश इस दौर में से गुजर रहा है, प्रदेश इस दौर में से गुजर रहा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम बेहतर करें, अच्छा करें। अगर कोई आदमी संक्रमित हो गया तो उसकी मदद हॉस्पिटल में जाकर के बेहतरीन इलाज के लिए कैसे कर सकते हैं, वो करने की कोशिश की। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की है, जिस मरीज को हॉस्पिटल में बेड की जरूरत पड़ी है, कोविड के पेशेंट को, उसको हॉस्पिटल में बेड दिया है। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया है। यहां तो ऐसे भी राज्य हैं जहां मरीज ढूंढता रहा बिस्तर, बेड मिल जाए, इलाज करने के लिए बेड नहीं मिला, दुनिया से ही चले गए। हमें संदेश देते हैं, हमें पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी 50 साल तक सत्ता में रही, उनसे अगर पूछे हम कि कितने वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में थे, जिस वेंटिलेटर के कारण जो है वेंटिलेटर की मदद से हम एक कोविड के पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं।
50 साल तक सत्ता में रहे, 50 वेंटिलेटर भारत हिमाचल प्रदेश में थे और उसमें से बहुत सारे चलते ही नहीं। जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की हो रही थी, मैंने कहा कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत है, बहुत कम है हमारे पास। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 500 वेंटिलेटर एक साथ दिल्ली से हमको हिमाचल प्रदेश के लिए भेजे। हमसे इस बात का प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तो 3.5 वर्ष से सत्ता में है और आज जो 50 साल सत्ता में रहे वो उसके पास वो 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में नहीं खड़े कर पाए। आज हिमाचल प्रदेश में 700 से ज्यादा वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध है। मरीज कोरोना का संक्रमित होकर के आता था, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन से उसकी जान बचाने के लिए कोशिश होती है। जो 50 साल सत्ता में रहे उनसे अगर आप पूछें कि तुमने हिमाचल प्रदेश में कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हुए थे, कितने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट थे, तो उसका जवाब मैं देता हूं, वो नहीं दे सकते। सिर्फ एक ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ आईजीएमसी में था। और आज मैं कह रहा हूं आपके बीच में 10 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में लग चुके हैं और उसके बाद 28 और हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट लगते हैं। आपके सुंदरनगर में भी 1000 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट सुंदरनगर में लग रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि उनको इस सारे विषय पर चर्चा करने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि सामान्य परिस्थिति में उनका सौभाग्य यह रहा, मैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिला और हमने सत्ता का सुख नहीं भोगा। हमने सत्ता में आकर के भी चुनौती के दौर में से गुजरे। एक चुनौती खत्म होती है, दूसरी चुनौती सामने होती है। कोविड का एक फेज बीता और उस एक फेज बीतने के बाद दूसरा फेज हमारे सामने। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो तीसरे फेज की भी अगर बात कही जा रही है, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमारी प्रेपरेशन उसके लिए भी। भगवान करे ऐसी स्थिति ना। लेकिन मैं सिर्फ कहने की बात ये कह रहा हूं, कहना आसान होता है लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल होता है। यह हमारी सरकार है जहां 4000 बच्चे हमारे गोवा में फंसे हुए थे। हिमाचल के बच्चे वहां पर ढाबे में, रेस्टोरेंट में, होटल में नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए गए थे। पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, बच्चे वहां फंसे रहे, होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए। बच्चे बोलते हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं। विचलित करने वाला वीडियो वहां से उन्होंने भेजे। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें गोवा से लाई और जाकर के ऊना में उनको सबको वहां पर पहुंचाया, कालका में उनको सबको पहुंचाया। 4000 बच्चों को वहां से जाकर के घर घर तक पहुंचाया, वहां से आगे बसों में घर तक पहुंचाया। हिमाचल के बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए गए थे, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के कारण वहां बच्चे वहां फंस गए। जिस रेस्टोरेंट में, जिस ढाबे में बच्चे खाना खाते थे, वो ढाबे सारे के सारे बंद हो गए लॉकडाउन के कारण। एक कमरे के अंदर बच्चे जो है वो भूखे प्यासे जो है लगभग एक महीना गुजारा। हमने हिमाचल प्रदेश की यहां से 60 बसें हिमाचल प्रदेश से रवाना की और राजस्थान के कोटा में पहुंचाई और बच्चे वहां से बसों में डाले और घर छोड़ करके आ गए। बेंगलोर से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, मुंबई से, थाने से, पुणे से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जहां जहां भी हिमाचल प्रदेश, 2.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे होते, एक एक आदमी को ला करके हमने उसको घर तक पहुंचाया। फिर भी प्रश्न हमसे पूछा क्या किया जा सकता था इससे बेहतर?
और अभी जब इस संक्रमण सेकंड फेज का, दूसरे दौर का जो कोविड का आया, इसमें कितना बड़ा संकट हमारे सामने था। हमारी बेड कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में बिस्तरे की संख्या जो है मरीजों के लिए, कोविड के पेशेंट के लिए 1200 थी। जब मामले बढ़ने लगे, हमने जाकर के 1200 से उस कैपेसिटी को बढ़ा करके कहां तक पहुंचाया? 5000 बेड की कैपेसिटी आज की तारीख में हमने हिमाचल प्रदेश में तैयार की। अगर कोरोना फैलता है तो 5000 लोगों को हम एक साथ जो है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम बेड उपलब्ध कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इस बात से भी हम सहमत हैं कि सब कुछ करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का जीवन हम नहीं बचा पाए। 3500 लोग इस कोविड का शिकार हुए। प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे लोग हम जिनको हम बचा नहीं। इस बात का खेद है, इस बात की पीड़ा है। आज जहां हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की बात होती है, काम की बात होती है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद हमारी सरकार का इतने बड़े संकट के दौर से गुजरने के बावजूद आज भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे खिलाफ बोलने। कोई हिम्मत करके नहीं बोल सकता कि यार ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। कहने के लिए कहने को क्या, कोविड ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। आजकल शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, जैसे कि इनके जमाने में जब इनकी सरकारें थी 50 वर्ष में महंगाई थी ही नहीं। जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में महंगाई को रोकने के लिए भी आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार लगे हैं, निश्चित रूप से उस पर भी सफल होंगे। एक मजबूती के साथ भारत आगे खड़ा होकर के काम करें। मरीज का इलाज करने के लिए, कोविड के मरीज का इलाज करने के लिए भारत के अंदर एक पीपी किट नहीं बनती थी। कहां से लाई जाती थी? जो 50 साल सत्ता में रहे उनसे पूछना चाहिए कि कहां बनती थी। भारत कहां से लाता था? चाइना से लाता था, जहां से वायरस आया। और आज भारत के अंदर 15 लाख पीपी किट बनाने की कैपेसिटी एक दिन की है। अपनी आपूर्ति तो पूरी करता है भारत, लेकिन दूसरे देशों को भी पीपी किट देते हैं। आज वैक्सीन का दुनिया भर का सबसे बड़ा अभियान भारत में अगर चला है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चला है। भारत के साइंटिस्ट ने आगे बढ़कर के काम किया। मोदी जी ने कहा 135 करोड़ का देश, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी लानत होगी कि हम इस इतने बड़े देश होने के बावजूद अपने देश के साइंटिस्ट के माध्यम से, अपने देश की कंपनी के माध्यम से यहां पर वैक्सीन ना पैदा कर सके, वैक्सीन ना बना सके। साइंटिस्ट को आदेश दिया, उन्होंने कहा कि आप करिए, सरकार मदद करेगी जितने संभव हो सकता है, और मदद की, प्रोत्साहित किया, और आखिरकार साइंटिस्ट सफल हुए। आज भारत के अंदर अपने देश के अंदर ही भारत द्वारा निर्मित जो है वैक्सीन जो है कोविड की उपलब्ध है। एक नहीं, दो वैक्सीन यहाँ पर जो उपलब्ध है, और जिसमें आप सब लोग भी वैक्सीन लगा करके जो है अपने आप को सुरक्षित करते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारा वक्त लगेगा। 3.5 वर्ष के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जितना हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। भाई राकेश जम्वाल जी यहाँ जिक्र कर रहे थे कि हमने बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हाँ, किया, क्योंकि हमारी ये मान्यता है, हमारी ये धारणा नहीं है, हमारी मान्यता है ये कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, उनके प्रति हमारा दायित्व बनता, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा सबको आएगा, उस वक्त उनके साथ कौन खड़ा होगा। हमने कहा अगर परिवार के लोग खड़े नहीं होते हैं, परिवार के बच्चे, रिश्तेदार खड़े नहीं होते हैं, हम खड़े होंगे। हमने कहा 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए एक मुश्त हमने कहा कि पेंशन करेंगे। पेंशन लगाई, 1500 पेंशन हमारे हर बुजुर्ग को देते।
और माताएं यहाँ पर बैठी हैं। हमने कहा माता बहनों को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष तो है 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन बाजार की तरफ घूमने निकल जाता है। लेकिन माता बहनें तो वो जा ही नहीं सकते। कहाँ से जाना? सुबह का खाना बनाना, दोपहर का खाना बनाना, शाम का खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को पढ़ाना, पशु के लिए चारा लाना, खेत का काम करना, सारा काम उनके जिम्मे होता है घर का। तो हमने कहा इसलिए माताओं के लिए 65 वर्ष के, 70 नहीं 65 वर्ष के ऊपर सभी माताओं को जो है पेंशन का प्रावधान है। एक मनुष्य मदद करने की नहीं सकते। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। 3,15,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर में पहुंचा कर दिए। जो पार्टी सत्ता में 50 साल तक रही उनसे पूछिए कि आपने कितने गैस के चूल्हे दिए? किसी को दिया? धुआं जरूर देते, लेकिन धुआं मुक्त नहीं कर सकते। हमने धुआं मुक्त किया हिमाचल। हमने आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में जो हमारे गरीब लोग हैं उनका इलाज हो, ठीक तरह से इलाज हो। सरकार के पास कोई योजना आज से पहले थी नहीं, जिस योजना के अंतर्गत किसी गरीब आदमी के इलाज का प्रावधान हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और आयुष्मान भारत के अंतर्गत 22 लाख लोग जो हिमाचल प्रदेश के उस कैटेगरी में आते थे जिसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको कवर मिलता था, हेल्थ कवर मिलता था। लेकिन हिमाचल की आबादी तो 72 लाख हो गई है, 50 लोग और बच गए। हमने कहा इनका भी तो इलाज होना चाहिए, उनके लिए भी तो स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। 22 लाख का जिम्मा आपने आयुष्मान भारत के अंतर्गत लिया है और 50 लाख की जिम्मेवारी जयराम ठाकुर लेगा। हमने हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी का इलाज का काम शुरू किया। 1.5 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज करके उनको स्वस्थ करके जो है मुफ्त में जो है बिना पैसे खर्चे उनको स्वस्थ करके हम घर भेज चुके। कांग्रेस 50 साल तक रही, इलाज करने के लिए कोई स्कीम उनके पास नहीं थी। हमने आगे बढ़कर के इससे आगे सारा योजना की शुरुआत की। हमने कहा बीमारों में भी ऐसे भी बीमार हैं जो बिस्तर पर पड़े होते हैं, जिंदगी भर बिस्तर पर गुजर जाएगी उनकी, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, बीमारी ऐसी लग गई। और उनकी मदद के लिए परिवार के किसी सदस्य को वहां पर सदैव रहना पड़ता, हमेशा रहना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए हमने अलग से योजना शुरू की, सहारा योजना। उस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए हम हिमाचल प्रदेश में उन गरीब बीमार लोगों के खाते में डाल रहे हैं, हर महीने के डाल रहे हैं, जो चल नहीं सकते हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस 4 साल तक सत्ता में रहने के बाद नहीं सोच पाई ये भी किया जा सकता है। अब ये मैंने बजट में नई योजना की शुरुआत की है। आने वाले समय में बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं, जिसकी लॉन्चिंग करेंगे। गरीब परिवार की बेटियां पढ़ लिख करके जब दूसरे घर में जाती है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हर बेटी के जीवन में परिवर्तन होता है जब अपने घर छोड़, माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर जाती है। हमने कहा कि जितनी भी बेटियां जो बीपीएल परिवार की है, किस भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की है, चाहे वो बीपीएल की है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन गरीब परिवार से, उस बेटी को शादी के दिन जो है हमने शगुन योजना शुरू की। 31,000 रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उनको उस दिन शगुन के रूप में मदद करने के लिए रास्ता, गरीब आदमी के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास किया हमने हिमाचल प्रदेश। योजनाओं का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि मैं अभी इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद मुझे निकलना भी पड़ेगा, मुझे धर्मशाला भी पहुंचना। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब लोग सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के सब साथी जिन्होंने बहुत
सहयोग दिया, आपके विधायक ने, आप सब लोगों ने मिलकर के जो है सरकार के साथ खड़े होकर, जब भी वक्त आता है आपके विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जोरदार ढंग से हमारी सरकार का पक्ष रखते हैं। जब भी अवसर आता है सार्वजनिक स्थानों पर, सभा में हिमाचल प्रदेश सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखते हैं। और इसलिए इनके ऊपर जिम्मेवारी भी पार्टी ने प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी जनरल सेक्रेटरी के नाते, महामंत्री के नाते दी हुई है। छोटी उम्र, बड़ी जिम्मेवारी। उस दृष्टि से मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कुशल नेतृत्व आपके सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मिला और इस नेतृत्व को सींचना है लंबे समय के लिए और इस नेतृत्व को मजबूत करना है लंबे समय के लिए, ये मेरा आशा है। और जहां तक बात आती है, और थोड़ा परीक्षा का एक दौर आएगा, 4 चुनाव आगे हमारे सामने, 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं, 1 लोकसभा का उपचुनाव। रामस्वरूप भाई हमारे बीच में रहे, उनकी कमी महसूस करते। रामस्वरूप जी सहज थे, सरल थे, मिलनसार थे। और देखिए यहाँ इस लोकसभा मंडी से बड़े बड़े चुनाव लड़े, बड़े बड़े लोग, वीरभद्र सिंह जी लड़े, ठाकुर गंगा सिंह जी चुनाव लड़े, यहीं से सुखराम जी चुनाव लड़े, यहीं से प्रतिभा सिंह जी चुनाव लड़े, महेश्वर सिंह चुनाव लड़े, कई लोग चुनाव लड़े। लेकिन 4,05,000 वोट से रामस्वरूप जी जीते, सबसे ज्यादा वोट। एक सहजता, सरलता, मिलनसार, उनकी कमी हम महसूस करते हैं। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये मंडी लोकसभा ये हमारा अपना क्षेत्र है। अपने क्षेत्र का अभिप्राय मेरा क्या, मैं भी मंडी से ताल्लुक रखता हूं। ये मंडी हमारी थी, हमारी ही रहनी चाहिए, लंबे समय तक ही रहनी चाहिए। इस भावना को मुझे लगता है कि और मजबूत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, वो एक जिले का नहीं होता है, एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक अवसर मिला है, लंबे अंतराल के बाद मिला है, इसको समझने की भी आवश्यकता है। और जिनको समझाने की अगर आवश्यकता है उनको समझाना भी पड़ेगा। इसलिए यहां कमी नहीं छूटनी चाहिए। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में यहां से 25,000 की बढ़त थी, अब की बार ये बढ़त 25,000 से पार होनी चाहिए और ज्यादा बढ़नी चाहिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह है, ये मेरा आप सबसे निवेदन है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी कुछ चीजों का जिक्र किया है, यहाँ राकेश जी ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है, उसमें कुछ थोड़ी चीजें कर देते हैं, थोड़ी चीजें अगली बार फिर मेरे को छांदा दे देना भाई, दोबारा आएंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने शिलान्यास किए हैं, ये शिलान्यास के बाद ये हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर अंदर ये उद्घाटन करने के लिए भी जो है आजकल के दिनों में हम यहीं आएंगे, यहीं आपके बीच में बात करेंगे। और सभी अधिकारियों से भी मेरे इस बात के लिए आग्रह है, सभी विभाग के अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा काम करने की जहाँ गुंजाइश है उसमें आप आगे बढ़कर के काम करें। यहाँ 2-3 चीजें जो बताई गई है, एक तो यहाँ कहा गया है कि एक पटवार सर्कल का जिक्र किया गया है, वो पटवाड़ा, मुझे मालूम है सब पटवार सर्कल पॉपुलेशन के हिसाब से और इसके हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए आग्रह आया है। तो इस पटवार सर्कल को एग्जामिन करके अगर ये नियमों को पूर्ण करता है, मुझे लगता है कि कितनी पॉपुलेशन होगी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी मैंने इसकी जानकारी हासिल की नहीं। तो ये पटवार सर्कल बटवाड़ा का अगर जरूरी लगता है जरूरी लगता है, ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा लगता है। तो इस पटवार सर्कल को हम बनाएंगे, इसकी जैसी जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज होंगी उसको पूरा करेंगे। एक यहाँ पर स्कूल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मझास को यहाँ से इसका दर्जा बढ़ाने के बाद का जिक्र किया गया है, इसको मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है, इसको मैं मिडिल स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर शेरी कोठी में साइंस की क्लासेस के लिए कहा गया है, बच्चे पता नहीं कितने हैं वहां पर, लेकिन
ठीक ही कैलकुलेट किए होंगे आप लोगों ने। शेरी कोठी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पर आने वाले समय में हम साइंस की क्लासेस भी शुरू करेंगे, ताकि बच्चों को साइंस की क्लासेस जो है वो साइंस पढ़ने का जो है अवसर वहाँ अपने नज़दीक मिल सके, घर में मिल सके। उसी प्रकार से आपके यहाँ पर एक बात और कही गई है, पुलिस चौकी आपकी अस्थायी है, और मुझे मालूम नहीं इसको स्थायी करने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ जी, नोटिफिकेशन करेंगे और तो कुछ मांगेंगे ना, क्योंकि आजकल पैसे की बड़ी कड़की है। पुलिस चौकी डहर जो है, जो अभी तक अस्थायी है, इसको स्थायी करने की आवश्यकता है, ऐसे कहा जा रहा है। और एसपी मैडम इनका समर्थन कर रही हैं, तो मैंने कहा समर्थन तो करिए कि भैया, बाकी सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ इसकी घोषणा करता हूँ कि इसको अस्थायी रूप से इस पुलिस चौकी को करेंगे। वैसे पुलिस वाले दूर रखने चाहिए, नज़दीक नहीं रखने चाहिए। आप क्यों उनको पास बुला रहे हैं और पक्का बसा रहे हैं। उन्हीं से बूंजा से बसें गए नहीं तभी से, जब अस्थायी होकर के जो है यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो स्थायी होकर के ज़्यादा कब्जा करेंगे। इसी प्रकार से एक बात जो और कही गई यहाँ पर, अटल आदर्श विद्यालय तलेली के लिए कहा गया कि उन्होंने कहा कि उसमें ज़मीन हमारे पास उपलब्ध हुई है, हम देर उसमें हुए हैं, ज़मीन आसानी से उपलब्ध, क्योंकि उसमें एक क्राइटेरिया है, ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ये ज़मीन उपलब्ध होती है तो अटल आदर्श विद्यालय आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो तलेली में खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि वहाँ 40 बीघा जमीन बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ में जहाँ एम्बुलेंस का यहाँ पर जिक्र किया 108 का, अभी शायद मैं कल उसका प्रेस टेंडर की वो प्रक्रिया चली हुई है। 108 की जो है नई प्रक्रिया के तहत जो है वो हमारी कुछ एक डेस्टिनेशन, कुछ एक जो है स्टेशन जो है हम उसमें ऐड कर रहे हैं। और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि डहर के इलाके में एक 108 की एक एम्बुलेंस यहाँ पर रहे, ताकि यहाँ लोगों को उसके माध्यम से स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहाँ पर मिल सके। एक और यहाँ पर जो बात कही गई है कि IPH का सब डिवीजन यहाँ पर कांगू में होना चाहिए, क्योंकि सुंदरनगर में शहर में तो है, लेकिन शहर के अलावा दूसरा इस इलाके में नहीं है। और हालांकि डिस्टेंस भले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन वर्कलोड के हिसाब से जस्टिफाई होता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ कांगू में आने वाले समय में IPH का भी एक सब डिवीज़न खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके साथ में अंत में ये जो हमारा CHC है डहर में, CHC का भवन बन करके तैयार हुआ, और मुझे मालूम नहीं OPD कितने बोलते हैं, मुझे कह रहे थे बिलासपुर वाले भी यही इलाज करने के लिए आते हैं पानी साइड से। हाँ जी, आते हैं ना, बिलासपुर वाले तो यही वाले हैं, लेकिन अच्छा इलाज करते हैं। तो यहाँ पर CHC में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी इसकी जो बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके इसको 50 बेडेड हॉस्पिटल करने के लिए जो है मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। और उसके लिए अगर एडिशनल भवन की भी अगर ज़रूरत रहेगी आने वाले समय में, उसको भी यहाँ पर उपलब्ध करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और इन सारी बातों के साथ मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें कही थी सारी की सारी पूरी कर दी। पार्किंग जहाँ पर हमारे बुजुर्ग भी आए थे, उन्होंने भी कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। लोगों ने गाड़ियाँ कैसे हो गए, बहुत सारे लोगों ने एक घर में एक गाड़ी नहीं रही, आजकल एक घर में कई गाड़ियाँ हो गई, और जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं, ये मुश्किल है। मैं इस बात को सुनिश्चित करूँगा, जो एस्टिमेशन और जो जगह जो आपके पास उपलब्ध होगी, उसमें जो भी मदद प्रदेश सरकार की ओर से जो करने की होगी पार्किंग के लिए, ये तो सभी जगह हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमारी आबादी घनी है, शायद कस्बे का रूप ले रहा है, वहाँ पर पार्किंग के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, यही मुझे आपके बीच में कहना है। अभी पता नहीं बोलते रह गई, वेटनरी डिस्पेंसरी तलेली को वेटनरी हॉस्पिटल करने की बात कही गई है, इसको भी कर देंगे भाई। अब आप लोग, उसके बाद आप लोगों ने करना है जो करना है, उसके लिए मेरा आप सबसे यही है, 2022 भी भाजपा के साथ, और 2022 से पहले ये जो पड़ाव आ रहा है लोकसभा का चुनाव,
इसमें पिछली बार 25,000 की बढ़त ली थी, अब की बार 25,000 से और ज्यादा बढ़त चाहिए। ऐसी बात कहते हुए आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।